सो अभी आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई, ये न्यू सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। इसमें कह रहे हैं एक्सप्लोरिंग डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स। कंस्ट्रक्ट वाली एक्सरसाइज खत्म हो गई, नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, एक्सप्लोरिंग डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स, है ना। यहाँ पे हम डायगोनल्स के को एक्सप्लोर करेंगे, ये जो लिखा हुआ है डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स। उसमें पढ़ते हैं, कंसिडर अ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस join PR and QS. These two lines are called as diagonals of the rectangle. So एक ये rectangle है PQRS, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है ना। ये ऐसे रेक्टेंगल बना हुआ है, इसका नाम क्या है, PQRS। तो ये P Q R और S, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्योंकि कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार टर्मिनोलॉजी में, इनको बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, कॉर्नर्स और वर्टिसेस बोलते हैं। ये कॉर्नर्स होते हैं रेक्टेंगल के या वर्टिसेस होते हैं। ये फ्लैट वाला जो है, जो क्यू आर को लाइन ज्वाइन कर रही है, क्यू और आर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, साइड को ही बहुत से लोग एजेस भी बोल देते हैं, तो बहुत से लोग कंफ्यूज करके ना, जो कॉर्नर्स या वर्टिसेस होते हैं, जैसे कि मैं भी बहुत सी बार ये कर रहा होता हूँ, मैं कॉर्नर या वर्टिस को भी एज बोल देता हूँ, बट वो बोलना ठीक नहीं है। सही टर्मिनोलॉजी है कि ये कॉर्नर्स है, ये पॉइंटी एंड्स जो होते हैं रेक्टेंगल के या स्क्वायर के, इनको कॉर्नर्स या वर्टिसेस कहते हैं। और ये जो फ्लैट वाली लाइंस होती हैं, इनको साइड्स या एजेस कहते हैं, है ना। ये सही टर्मिनोलॉजी। खैर, हमें यहाँ पे डायगोनल्स की बात करनी है। डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स वो होते हैं जो ऑपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन कर रहे होते हैं। कॉर्नर्स जो होते हैं ना ऑपोजिट, एक अगर इसका पी ऑलरेडी, अगर पी क्यू आर एस रेक्टेंगल देखोगे तो पी क्यू आर एस रेक्टेंगल के अंदर पी क्यू से ज्वाइंट है और पी एस से भी ज्वाइंट है। लेकिन अगर आप पी को उठा के उसके ऑपोजिट वाले कॉर्नर से आर से ज्वाइन कर दोगे, तो ये जो लाइन बन रही है, ये एक डायगोनल है ना। इसी तरह से नीचे वाला जो कॉर्नर है एस को ऊपर ऑपोजिट वाले कॉर्नर क्यू से ज्वाइन कर दोगे तो आपको एक और डायगोनल मिल जाएगा। तो इसमें अब हमें डायगोनल कौन से मिल रहे हैं, पी आर और क्यू एस। इन्होंने भी कहा था जॉइन पी आर एंड क्यू एस एंड दीज टू लाइंस आर कॉल्ड एज डायगोनल्स। इनको डायगोनल्स कहते हैं जहाँ पे हमने ऑपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दिया। होपफुली ये टर्मिनोलॉजी समझ में आई हो। अब ये आगे इस एक्सरसाइज को कैसे बढ़ा रहे हैं, इस एक्सरसाइज में क्या बात कर रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ, आप इसको पढ़ते रहिएगा, है ना। ये मैं रब कर रहा हूँ अभी के लिए, कॉर्नर्स एंड वर्टिसेस, साइड्स एंड एजेस। इस चीज़ को याद रख सकते हो तो याद रख लो, नहीं तो थोड़ी बहुत गलतियाँ तो हर कोई करता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो देखो, ये बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, जब भी आप डायगोनल्स बना रहे हैं ऑपोजिट वाले कॉर्नर्स को जॉइन कर रहे हैं एक रेक्टेंगल के अंदर, है ना। हमने एक डायगोनल ये बनाया क्यू एस या एस क्यू, एक डायगोनल ये बनाया पी आर या आर पी। ये डायगोनल ने क्या किया, इनिशियली यहाँ पे 4 एंगल थे। एक था एंगल पी जो पी वाले कॉर्नर पे था, इसी तरह से यहाँ एंगल क्यू था, यहाँ पे एंगल आर था, यहाँ पे एंगल एस था। इन चारों एंगल की क्या मेजर थी, 90 डिग्री। यही तो प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, ये सारे एंगल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये कह रहे हैं कि अगर इस रेक्टेंगल में आप 2 डायगोनल्स ड्रॉ कर दोगे तो वो हर इंडिविजुअल एंगल को, एंगल पी को, एंगल क्यू को, एंगल आर को या एंगल एस को, वो 2 छोटे एंगल्स में डिवाइड कर देगा, 2 छोटे एंगल्स में डिवाइड कर देगा। जैसे अगर आप एंगल एस को देखो, है ना, एस वाले एंगल को देखो मैं थोड़ा सा थिक पेन इस्तेमाल करता हूँ। एंगल एस को देखो तो एंगल एस कितने डिग्री का है, इनिशियली 90 डिग्री का है। ये 90 डिग्री का एंगल लग रहा है इन 2 लाइंस के बीच में। इसके बीच से अगर एक डायगोनल ये वाली लाइन निकल गई तो इसने एंगल एस को डिवाइड कर दिया एक नीचे वाले एंगल में, इस वाले एंगल में, नीचे वाला ये एंगल है इन 2 लाइंस के बीच में जो है, इस वाले एंगल में, और एक ऊपर वाले एंगल में, इस वाले एंगल में। इस वाले नीचे वाले एंगल को अगर हम ए कहते हैं और ऊपर वाले को बी कहते हैं,
है ना। तो इस तरह से डायगोनल ने एक कॉर्नर के एंगल को दो स्मॉल एंगल्स में डिवाइड कर दिया है। सिमिलरली आर वाला अगर आप कॉर्नर देखो तो यहाँ पे दो एंगल्स में डिवाइड हो गया, एच और जी में। क्यू जो है वो एफ और ई में डिवाइड हो गया, पी जो है वो सी और डी में डिवाइड हो गया। इस तरह से डायगोनल्स ने क्या किया कि उसने एंगल्स को, कॉर्नर्स पे जो 90 डिग्री के एंगल्स थे उसको डिवाइड कर दिया दो स्मॉलर एंगल्स में। अब आपसे ये पूछेंगे, सिर्फ हम ए और बी को देखते हैं अभी के लिए, इस वाला एंगल को ए और बी, ये जो दो बड़ी बड़ी मोटी मोटी लाइनें हैं, इसमें आपको देख के क्या लग रहा है कि एंगल ए बड़ा है कि एंगल बी बड़ा है? एंगल ए बड़ा है, ये वाला एंगल बड़ा है एंगल ए, या एंगल बी बड़ा है? तो आपको यही बताना है कि एंगल ए और एंगल बी, क्या ये दोनों बराबर लग रहे हैं आपको? नहीं, मुझे बराबर नहीं लग रहे, मुझे एंगल छोटा लग रहा है। दिस अपीयर्स टू मी एज स्मॉलर, स्मॉलर, एंड बी मुझे लार्जर लग रहा है, लार्जर लग रहा है। ठीक है। अगर आप एंगल एस को, एंगल एस जो इनिशियल वाले जो रेक्टेंगल था उसका जो एक कॉर्नर था एंगल एस, उसका एंगल 90 डिग्री था, उसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड इक्वली अगर कर दिया होता तो दो एंगल इक्वल कितने बनते? 45 डिग्री के, 45 डिग्री के, है ना। बट जो रेक्टेंगल होता है उसमें एक एंगल छोटा होता है और एक एंगल बड़ा होता है। तो जो स्मॉलर वाला होगा वो लेस देन 45 डिग्री होगा, और जो बड़ा वाला होगा वो लार्जर देन 45 डिग्री होगा। इस एक्सरसाइज में वो आपसे यही करवा के पूछेंगे कि आप डायगोनल्स में जो एंगल को डिवाइड किया है उसको मेजर करके बताओ कि कितना छोटा है, उसका कितना मेजर है, और दूसरे वाले का कितना मेजर है। और ऐसी कौन सी पोजीशन होगी रेक्टेंगल की जब ये दो स्मॉल एंगल्स जो हैं, एंगल ए और एंगल बी, है ना, ये दो एंगल्स जो एस वाले कॉर्नर पे हैं ये दोनों बराबर हो जाए, है ना। सिमिलरली आर वाले कॉर्नर पे ये एच और जी बराबर हो जाए, ये एफ और ई बराबर हो जाए, क्यू वाले कॉर्नर पे, पी वाले कॉर्नर पे डी और सी बराबर हो जाए। ये एंगल्स बराबर तभी हो सकते हैं जब ये रेक्टेंगल नहीं हो, ये एक स्क्वायर हो, है ना। ये एक स्क्वायर हो, देखो अगर एक स्क्वायर होता है, एक स्क्वायर फिगर होती है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं लग रहा है, थोड़ी सी इसकी लेंथ ज़्यादा लग रही है, बट स्क्वायर जो होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं, उसके जो डायगोनल्स होते हैं, लेट्स से मैंने एक ही डायगोनल बनाया है, तो ये वाला फर्स्ट वन और टू, ये वन और टू, यहाँ पे एंगल वन इक्वल टू एंगल टू होता है, और ये दोनों 45 डिग्री के होते हैं। ये 45 प्लस 45 मिलके मिलके 90 डिग्री बनाते हैं। बट जब जब ये स्क्वायर, जैसे ये स्क्वायर थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल खींचने लग जाता है, बड़ा होने लग जाता है, इसकी लंबाई इंक्रीज करने लग जाती है ना, तो इसका डायगोनल इस तरह से थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है। तो उसका नीचे वाला एंगल जो भी बनेगा, कोई भी रेक्टेंगल होगा जिसको आपने इस तरह से अलाइन कर रखा है, उसकी जो लेंथ है ना, वो इस तरह से पड़ा हुआ है, तो वो एंगल वन और एंगल टू, इसमें हमेशा एंगल वन जो है वो छोटा होगा एज कम्पेयर टू एंगल टू, है ना। ये छोटे का निशान बनाया है मैंने, ये एंगल जैसा लग रहा है, बट एंगल वन विल बी स्मॉलर एज कम्पेयर टू एंगल टू। इसको तुम एग्जैजरेट करके भी देख सकते हो। तुम एक बहुत ही बड़ा सा लंबा सा रेक्टेंगल बनाओ अपनी कन्वीनियंस के लिए, है ना, और अब इसके ऑपोजिट एजेस को, ऑपोजिट कॉर्नर्स को देखो, मैं फिर से एज बोल रहा हूँ, ऑपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करके देखो, तो ये नीचे वाला एंगल बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू ये ऊपर वाला एंगल जो कि काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करिए। जो डायगोनल होता है, जो डायगोनल होता है रेक्टेंगल में, वो कॉर्नर के एंगल को डिवाइड कर रहा होता है, डिवाइड कर रहा होता है। तो वो डिवीजन से वो एंगल कितने रेशियो में डिवाइड हो रहा होता है वो डिपेंड करता है द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द विड्थ। वो रेक्टेंगल जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है एज कंपेरिजन टू द विड्थ, उसमें फर्स्ट वाला जो एंगल है वो बहुत छोटा होता रहेगा, है ना, और सेकंड वाला बढ़ता रहेगा। बट वन और टू को जब भी ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 90 डिग्री। तो जितना ए छोटा होगा उतना ही बी बड़ा होगा, जितना वन छोटा होगा उतना ही सेकंड वाला बड़ा होगा। यही कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी गई है इसमें। तो चलो आगे देखते हैं और क्या पढ़ा रहे हैं हमें। हम्म, तो पढ़ते हैं थोड़ा सा, इसमें देखो इन्होंने कुछ लिखा भी है। ऑब्जर्व दैट डायगोनल डिवाइड्स ईच ऑफ द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इनटू टू स्मॉलर एंगल्स। जो भी डायगोनल है ये, इसने ऑपोजिट ऑपोजिट एंगल्स को, पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल को, भले ही वो एंगल एस हो या वो एंगल क्यू हो, वो दो स्मॉलर एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। एस की बारी में वो ए और बी में डिवाइड कर रहा है, क्यू वाली साइड में वो ई और एफ में डिवाइड कर रहा है ना। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, इन फिगर द डायगोनल पी आर
डिवाइड्स एंगल आर इंटू टू स्मॉलर एंगल्स। ये दूसरे वाले डायगोनल की बात कर रहे हैं, इस वाले डायगोनल की बात कर रहे हैं, इस वाले डायगोनल की बात कर रहे हैं। इसमें पी आर जो है वो एंगल आर को टू स्मॉलर एंगल्स में डिवाइड कर रहा है, विच वी सिंपली कॉल एज एंगल जी एंड एच, उसको जहाँ पे इन्होंने जी और एच लिख दिए। सिमिलरली द डायगोनल ऑल्सो डिवाइड्स एंगल पी इंटू सी एंड डी। और आगे इन्होंने पूछा है आर जी एंड एच इक्वल, आर सी एंड डी इक्वल। देखो ये वही बात पूछ रहे हैं ना तुमसे, ये पूछ रहे हैं ये जी और ये एच, क्या जी एंगल जी एच के बराबर है। दूसरी तरफ पूछ रहे हैं सी और डी के बारे में, आर सी एंड डी इक्वल, सी डी के बराबर है, ये पूछ रहे हैं। तो दोनों का ही आंसर होगा नो, जब तक ये फिगर रेक्टेंगुलर रहेगी, एक एंगल हमेशा छोटा रहेगा, दूसरा एंगल बड़ा रहेगा। ठीक है, इसमें आपसे कह रहे हैं कि फर्स्ट प्रिडिक्ट द आंसर एंड देन मेजर द एंगल्स। आप प्रिडिक्ट करो, देखने से लग रहा है कि एक एंगल छोटा है, एक एंगल बड़ा है, एंड देन मेजर द एंगल। सो एक एंगल जो 45 डिग्री से जितना कम होगा, दूसरा वाला 45 डिग्री से उतना ही बड़ा होगा, है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये दोनों बराबर होते वो सिर्फ स्क्वायर के कंडीशन में हो सकता है। अगर इसमें से एक एंगल एच से जी 40 डिग्री का आ रहा है, तो एच कितने डिग्री का होगा, 40 जो है 45 से कितना छोटा है, 5 छोटा है, तो वो 5 डिग्री एच को मिल जाएंगे, ये 50 डिग्री का एंगल बन जाएगा, क्योंकि जी और एच मिला के कितने होते हैं, 90 होते हैं। जी और एच मिलाकर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे, एक 45 डिग्री से कम होगा, एक 45 डिग्री से बड़ा होगा। उसके बाद अब आपसे ये एक्सप्लोर करने को कह रहे हैं, एक्सप्लोर हाउ शुड द रेक्टेंगल बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट द डायगोनल्स डिवाइड द ऑपोजिट एंगल्स इनटू इक्वल पार्ट्स। तो उसमें यही करो कि इनिशियली एक रेक्टेंगल बना लो, उसको 2:1 की रेशियो में बना लो, है ना, उसको 2:1 की रेशियो में बनाओ, उसको 2:1 की रेशियो में बनाओ। चलो ये रेक्टेंगल जैसा लग रहा है, इसकी लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर की बना लो। 8 सेंटीमीटर ठीक सी लेंथ होती है, तो दिखेगा आपकी कॉपी में बना हुआ। और उसकी विड्थ जो है वो 4 सेंटीमीटर की बना लो, और इसमें एक डायगोनल खींच के बस सिर्फ एक डायगोनल बनाओ, ज़्यादा डायगोनल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। नीचे वाले एंगल को बोल दो 1, ऊपर वाले को बोल दो 2। मैं ये कह रहा हूँ कि इस कंडीशन में 8/4 के उसमें एंगल 1 जो होगा वो बड़ा होगा एज कंपेरिजन टू एंगल 2। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एंगल का साइन ही मत लगाओ। एंगल 1 विल बी स्मॉलर देन, एंगल 1 छोटा होगा 2 से। अब आप क्या करो, 8/4 का बना लिया, अब नेक्स्ट जो रेक्टेंगल बनाओ उसको, उसकी जो लेंथ है वो कम करके देखो नेक्स्ट वाले इसमें। इसकी लेंथ अगर आपने विड्थ सेम रखनी है 4 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर की लेंथ बना के देखो, एंड देन यू विल रियलाइज जो नया वाला 1 और 2 बनेगा, इसको मैं 1 डैश बोल देता हूँ और इसको 2 डैश बोल देता हूँ। ये 1 डैश जो होगा, ये नया वाला जो एंगल होगा वो आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आ जाएगा। सो 1 डैश जो होगा वो 1 से बड़ा हो जाएगा, है ना। और 2 डैश जो होगा वो छोटा हो जाएगा पुराने वाले 2 से, है ना। ये वाला एंगल छोटा होता रहेगा, स्मॉल होता रहेगा, और फर्स्ट वाला एंगल बिग होता रहेगा, जैसे भी जब भी आप एक रेक्टेंगल को स्क्वायर की तरफ लेकर आओगे। और नेक्स्ट फिगर जब बनाओगे तो ये 4/6 का रेक्टेंगल ना बनाने की बजाय आप इसको 4/4 का स्क्वायर बना के देखो। उस कंडीशन में क्या होगा कि एंगल 1 बड़ा होते होते 45 पहुंच जाएगा, और एंगल 2 छोटा होते होते 45 पहुंच जाएगा। उसी कंडीशन में जब आप इस रेक्टेंगुलर फिगर को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दोगे, तब आपका एंगल 1 और 2 बराबर हो जाएगा। उस कंडीशन में एंगल 1 विल बी इक्वल टू 2। किस कंडीशन में, ओनली स्क्वायर की कंडीशन में, ओनली स्क्वायर की कंडीशन में। ठीक है, तो रेक्टेंगल्स में और स्क्वायर्स में ये डिफरेंस होता है कि रेक्टेंगल्स में जो डायगोनल्स होते हैं वो ऑपोजिट एंगल्स को इक्वली डिवाइड नहीं करते, स्क्वायर्स में हाँ वो जो एंगल होता है उसको इक्वली डिवाइड कर रहे होते हैं। तो आप ये जो टेबल यहाँ पे बना हुआ है इसको फिल करो, इसमें एक बार साइड लिखो यहाँ पे 4/8, और उसको यहाँ पे पहले वाले में लिखो कि मैंने रेक्टेंगल बनाया 4/8 का, 4 विड्थ है, 8 उसकी लेंथ है। नेक्स्ट बनाओ 4/6 का, और उसके बाद एक 4/4 का फिगर बनाओ।
4x4 को आप रेक्टेंगल भी कह सकते हो, एक स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल जिसकी विड्थ और लेंथ दोनों बराबर है। इस केसेस में आप देखोगे ये ABCDEFGH जितने 8 एंगल्स का इन्होंने नाम लिखा हुआ है, ये सारे के सारे कितने बन जाएंगे, 45 डिग्री के, है ना। बाकी दोनों रेक्टेंगल्स में ये 45 डिग्री से एक कम होगा, एक ज़्यादा होगा, एक कम होगा, एक ज़्यादा होगा, इस तरह से चलेगा। तो ये आपको करके खुद देखनी है एक्सरसाइज, एक्सप्लोर करके खुद देखो उसको। देखो मैंने ये समझाने के लिए, यही बात समझाने के लिए यहाँ पे 2 फिगर्स बना रखी हैं। पहले पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा है, व्हाट जनरल लॉज डिड यू ऑब्जर्व विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स एंड साइड्स। तो हमने यही जनरल लॉ ऑब्जर्व किया कि जब एक रेक्टेंगल की साइड्स बराबर होती हैं, बराबर की तरफ चलती हैं, तो जो एंगल्स को डिवाइड कर रहा होता है डायगोनल, वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। जब एडजेसेंट साइड्स या चारों साइड्स बराबर हो जाती हैं तो डायगोनल जो होता है वो एंगल्स को इक्वली डिवाइड कर देता है। ये हमारी जनरल ऑब्जर्वेशन है। इसको समझाने के लिए देखो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया जिसकी लेंथ जो है, ये जो रेक्टेंगल मैंने बनाया जिसकी लेंथ खूब ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इट्स ब्रेड। तो ये 1, इसमें एंगल 1 जो बना रखा है वो 2 से बहुत बड़ा, बहुत छोटा होगा। 1 जो होगा विल बी वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू 2, बिकॉज यहाँ पे लेंथ जो है वो काफ़ी बड़ी है इन कंपैरिजन टू ब्रेड्थ। और ये नेक्स्ट मैंने आपका स्क्वायर बनाया है, ये स्क्वायर बनाया है, इसमें लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ या फिर साइड भी बोल देते हैं। तो इसमें एंगल 1 जो होगा वो आपका 2 के बराबर होगा। ये जो डायगोनल है इस एंगल को बराबर डिवाइड कर रहा होगा। इस डायगोनल, अगर ये वाला डायगोनल इस एंड पे बराबर डिवाइड कर रहा है तो दूसरे एंड पे भी, इसको मैं अगर बोल दूं एंगल 3 और 4 लिख लिया था मैंने, 5 और 6, तो 5 और 6 भी बराबर होंगे। इसमें अगर मैं दूसरा डायगोनल भी एक ड्रॉ कर दूं, तो बचे हुए सारे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, ये सारे एंगल्स कितने डिग्री होंगे, ऑल दीज एंगल्स विल बी इक्वल, 1 इक्वल 2 इक्वल 3 इक्वल 4 इक्वल 5 इक्वल 6 इक्वल 7 इक्वल 8। ये सारे के सारे एंगल्स कितने के डिग्री के होंगे, 45 डिग्रीज के, 45 डिग्रीज के बन जाएंगे। तो हमारी what general laws did you observe with respect to the angles and sides? The general laws that we observed is that when the sides are equal, those smaller angles will also be equal.